हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूर इंग्लिश सॉल्यूशन एन ईजी वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी वैश्वीकृत दुनिया का बनना। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो हेडिंग देख रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड, वैश्विक दुनिया। ये वैश्विक दुनिया क्या है? आज हम जानते हैं कि हमारी दुनिया क्या है, एक छोटा सा गाँव की तरह हो गया है। मतलब कि दुनिया के सभी देश भले ही एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। आज रुपए पैसे का भी लेन देन एक देश से दूसरे देश काफ़ी तेज़ी से होता जा रहा है। और इस प्रकार से इस सेंस में हम देखें तो पूरी की पूरी दुनिया जो है एक छोटी गांव की तरह हो गई है। और इंटरचेंज ऑफ मनी और इंटरचेंज ऑफ मैसेजेस इत्यादि बहुत तेज़ी से हो रहा है। यानी पहले भी दुनिया जो था, डिस्टेंस कोई कम नहीं हुआ है, डिस्टेंस जो है वैसे के वैसे ही है। जो देश जितना दूरी पर थे उतना ही दूरी पर पहले थे और आज भी हैं। लेकिन आज ये है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के चलते आज दूर देश के जो भी बातें हो रही है, चाहे आप मैच देखते हैं कोई स्पोर्ट्स तो लाइव देख लेते हैं। दूर देश में कहीं हो रहा है खेल या जो भी इंसिडेंट्स इवेंट्स घट रहे हैं दिन भर के अंदर पूरे दुनिया में फैल जाता है। तो दुनिया क्या हो गया है, ग्लोबलाइज हो गया है, यानी ग्लोबल हो गया है, वैश्विक हो गया है। तो वैश्वीकरण का यहाँ पर सेंस यही लिया गया है कि कोई भी कस्टम्स, ट्रेडिशंस या बातचीत, खबर पूरे दुनिया में फैल जाना, यानी कि उसको ग्लोबल हो जाना, वैश्विक हो जाना। तो आज हमारा दुनिया वैश्विक ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं और कब से हुआ, इन सारी बातों को जानना है। यदि जो कि आज मॉडर्नाइज हुआ है वर्ल्ड, तो कितने दिनों से मॉडर्नाइज हुआ, इसके पीछे क्या रीजन हुए, बहुत ही बेहतरीन कवरेज मतलब इस चैप्टर में है। और इस चैप्टर को इसलिए डील करने के लिए हमने कोई पीपीटी या पीडीएफ नहीं लिया है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो इसका जो चैप्टर है उसी का कंटेंट बहुत बेहतरीन है और हम चाहते हैं कि इसका डिटेल्ड कवरेज करें, ताकि इससे कंसर्न कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड में ही क्वेश्चन क्यों ना आए, तो आप छूटे नहीं। खास करके बोर्ड में तो इसमें से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे देता था और पिछले कुछ दिनों से सीबीएसई इसको रिमूव कर दिया था। चैप्टर ये नहीं था पोर्शन में, लेकिन इस ईयर में फिर से पोर्शन में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया चैप्टर है। यानी आप वैश्विक स्तर पर कैसे चेंज हुआ, कैसे मॉडर्नाइज हुआ हमारा दुनिया, जैसा कि आज हम देख रहे हैं, तो इन सारे फैक्ट्स को यदि जानना चाहते हैं तो उसके लिए चैप्टर बहुत ही कुछ नॉलेज आपको देगा। आप इस चीज़ को माने फील करेंगे इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद कि आखिर कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक थे हम मानव और कहाँ तक आज पहुँचे हैं, और इसमें किन किन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या रीजन्स इसके बिहाइंड में, इसके पीछे है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हिस्ट्री को ही खंगालना जरूरी होता है। और आज चलिए हिस्ट्री के माध्यम से आप अच्छी तरह से जानेंगे कि कैसे आज हम पहले कैसे थे। आदि मानव के बाद से शुरू किया है, उतना पहले नहीं लग गया है। और उस समय जिस समय डेवलप थे नहीं, कुछ भी मीन्स कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि नहीं थे, और आज हम इतना एक दूसरे के नज़दीक फील कर रहे हैं। मतलब दुनिया के सभी देश लगता है कि एक ही देश है, विश्व का एक परिवार है। तो ऐसा कैसे हुए, इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से, चाहे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, जिस भी तरह से हुए हैं हम आज ग्लोबलाइज हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया हुआ है। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, वैश्वीकृत दुनिया का बनना। अब यहाँ पे जो पॉइंट फर्स्ट आप देख रहे हैं, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी प्री का मतलब होता है पहले, मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब होता है आधुनिक दुनिया। आधुनिक दुनिया से पहले, आधुनिक दुनिया जब बना उससे पहले की बात को कवर कर रहा है कि क्या था, कैसे था। देखिए यहाँ पे सबसे पहले करा है कि जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का, यानी वैश्वीकरण का, तो हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ पर जाता है, एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम पर जाता है जो कि पिछले कुछ 50 सालों से डेवलप हुआ है। यानी पिछले 50 सालों से ऐसा डेवलप हुआ है इकोनॉमिक सिस्टम कि दुनिया के हर एक दूसरे देश के मनी जो है ट्रांसफ़र हो जा रहा है। पीपुल भी खूब आवाजाही कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश, और ट्रेड देशों के बीच में खूब चल रहा है, व्यापार चल रहा है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इस देश से उस देश, डिफरेंट थिंग्स का चल रहा है। लेकिन क्या है कि जब आप देखिएगा इस चैप्टर के अंदर, जो कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर है,
तो आज ये वैश्वीकृत दुनिया बना है, यानी दुनिया का जो देश है इंटरकनेक्टेड हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए हैं, इसका बहुत लंबा इतिहास रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पिछले 50 सालों या 100 सालों से हुआ है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। इससे पहले भी दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े थे। वास्तव में इसी चीज़ को ये चैप्टर जो है बताना चाह रहा है। देखिए, चाहे पहले भी ट्रेड यानी व्यापार, माइग्रेशन, एक देश से दूसरे देश आना जाना लोगों का माने लगा रहता था, और लोग काम की तलाश में जाते थे, या जो है मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी होता था, रुपए पैसे का भी आवाजाही होता था, और बहुत सारी मतलब इस तरह की एक्टिविटीज होती थी। तो एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइन ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस इन आवर लाइफ टुडे, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेजेस थ्रू विच दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज़ इमर्ज। कह रहा है कि और यदि आप सोचते हैं कि किस प्रकार से नाटकीय बदलाव हुआ, ये ड्रामेटिक चेंज हो गया, इतना ज़्यादा बदल गया, और इसका जो विजिबल साइन है, इसका जो चिन्ह है पूरे दुनिया का इंटरकनेक्टेड होने का, एक दूसरे से जुड़ने का वैश्विक स्तर पर, तो आज भी उसका चिन्ह जीवित है। कहने का मतलब है कि पहले का जो निशान है कि पहले भी हम एक दूसरे से जुड़े थे, सभी देश संपर्क में थे, इस चीज़ का चिन्ह आज भी है। उन चिन्हों से पता चल जाता है कि सभी देश पहले भी एक दूसरे से जुड़े थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें उसको समझने की आवश्यकता है, उन फेजेस को समझने की आवश्यकता है कि कितने चरणों में, कितने स्तर में ये दुनिया जो है ग्लोबलाइज हुआ है, और ऐसा हो गया है जैसा कि आज हम हैं और जिस प्रकार से आज हम रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें क्या देता है। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, और इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे एकदम अच्छी तरह से, डिटेल्ड में। All through history, human societies have become steadily more interlinked. From ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity, and a spiritual fulfillment, or to escape persecution. देखिए क्या है यहाँ पे, बोल रहा है कि पूरे के पूरे इतिहास में आप देखिएगा तो मानव का जो समाज है, जो हम लोग का जो सोसाइटी है, वो धीरे धीरे क्या हुआ है, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हो गया है, जुड़ गया एक देश से दूसरे देश। पुराने समय से ही यदि आप देखें तो जो ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे, या जो व्यापारी थे, या जो पुजारी थे, या जो तीर्थयात्री थे, वो ट्रैवल करते थे, वो यात्रा करते थे, बहुत दूर दूर की यात्राएं करते थे। और ज्ञान के लिए कोई जाता था, और कोई काम करने के अवसर के लिए, मतलब उसको कहीं जॉब मिले, कोई रोज़गार मिले, और कोई स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाता था। जैसे दूर चला गया यहाँ से कहीं शांत जगह खोजने के लिए कि वहाँ हमको मेडिटेशन करना है या प्रेयर करना है, जो भी करना है। और इस प्रकार से कोई एस्केप परसिक्यूशन, यानी परसिक्यूशन, किसी को जान मारने का सजा दे दिया कोई राजा कि इसको मृत्युदंड देना है, और हुआ कि भाई इसको 10 दिन के बाद मृत्युदंड दिया जाएगा, और वो पहले ही बचकर भाग गया या किसी प्रकार सैनिकों से छूट गया। अब सोचा कि यहाँ से भागो इस राजा के राज्य से, भागते 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 कहीं दूर चला गया, वहीं बस गया, वहीं रह गया। तो इस प्रकार जान बचाने के माध्यम से कि चूँकि पहले मोनार्की सिस्टम था और राजा बहुत ही तानाशाही शासन चलाते थे, ये तो आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो इससे भी जान बचाने के उद्देश्य से भी लोग भागते थे और काफ़ी दूर गए। और जहाँ भी लोग गए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस। जहाँ भी लोग गए एक देश से दूसरे देश के लोग, तो अपने साथ कुछ सामान लेकर के भागे, जो भी उनकी ज़रूरत का चीज़ था। पैसे भी लेकर के भागे, भले उधर पैसा चलता हो या ना हो, उनको नॉलेज भी नहीं था कि उधर इस तरह का पैसा चलेगा कि नहीं चलेगा, और लेकर के भागे उस तरह से। वैल्यूज़ भी लेके अपने साथ गए, मतलब जो भी वो मूल्य सीखे थे, जो भी उनके पास क्वालिटीज़ था, जो भी शिक्षाएँ थी, उसको लेकर गए। कोई चीज़ का स्किल था, मतलब कि कोई चीज़ बनाना जानते थे, और कोई आर्ट कला जानते थे, तो वो भी लेकर गए। वहाँ के लोगों को इस प्रकार जो है ट्रांसफ़र किया, अपनी ये सारी चीज़ें सिखाए, बताए, दिए, उनसे भी कुछ ज्ञान लिए, और बहुत दिनों के बाद यदि अपने देश में लौटे तो वहाँ से भी कुछ सीख कर लाए। समझ रहे बात? इस प्रकार से जो है ग्लोबलाइज हो रहा है, यानी एक दूसरे का आइडियाज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस का जो है एक्सचेंज हो रहा है। और इन्वेंशन भी, कोई डिस्कवरी नया किए हैं, और मान लीजिए उधर देश के लोग नहीं जानते हैं, जहाँ पे वो गए तो वहाँ के लोगों को जा करके बताया। तो ये सब अच्छी चीज़ें तो लेकर जा ही रहे हैं, ये जितने भी आपने चीज़ें पढ़ा, ये सब अच्छी चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अपने साथ जो है हानिकारक चीज़ों को भी लेकर जाएंगे। अब उनके साथ जो कीटाणु है, जो डिजीज है, जो रोग है, उसको भी लेकर जाएंगे, क्योंकि आदमी के अंदर तो हर चीज़ है, और वो भी जाएंगे तो वहाँ पर जो है डिजीज़ को फैलाएंगे। हाल में आपने सुना होगा कि इस प्रकार से जो है कोरोना वायरस
पूरे दुनिया में फैल गया एक जगह से, तो लोगों के आने जाने से ही फैला। तो इस प्रकार बीमारियां आज, ये नहीं कि आज ही, बहुत पहले भी ऐसी ऐसी बीमारियां थी संक्रामक, और लोगों के मतलब आने जाने से, मतलब माइग्रेशन से एक देश से दूसरे देश फैलती थी। और इन सभी चीज़ों को क्यों यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, इसलिए एग्जाम्पल लिया इन सभी चीज़ों का कि ये सभी चीज़ जो है एज ए साइन, एज ए सिंबल है, और इन चीज़ों से पता चल रहा है आज, मतलब इन्वेंशन करने पर ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, इस देश का उस देश में, रीति रिवाज, परंपरा, फूड हैबिट्स या जर्म्स का डिजीजेज। तो इनसे पता चलता है कि लोग जो है आवाजाही किए हैं पास्ट में भी, और जिसके चलते लोग जो है पहले भी ग्लोबलाइज थे। समझ गए। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एज अर्ली एज 3000 BC एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक द इंडस वैली civilization with present day West Asia for more than a millennia। अब देखिए कह रहा है कि आज से करीब 3000 BCE, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, कहने का मतलब आज है 2022। तो आज से मतलब जिस समय वन ईस्वी शुरू हुआ, वन सन शुरू हुआ, तो उससे भी 3000 साल पहले, मतलब जिस समय जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लिया जाता है, तो इससे पहले, उससे भी 3000 साल पहले ये पूरी की पूरी दुनिया थी। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कोस्टल ट्रेड जो था, मतलब समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता था, वह इंडस वैली से जुड़ा हुआ था, यानी सिंधु घाटी से जुड़ा हुआ था। अब देखिए जो इंडिया का जो मैप देख रहे हैं आप, और ऐसे कुछ ऐसे मैप है, ठीक है। तो यहाँ जो कश्मीर वाला ये जो पार्ट है, ठीक, इधर जल्दी जल्दी देखिए, मैप भी अच्छा नहीं बन पा रहा है, जो भी है देखिए, इधर इंडस वैली है, ठीक है, सिंधु घाटी इस साइड में है। तो इस साइड जो इंडस वैली है, इंडस वैली से जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इधर ही डेवलप हुआ। कश्मीर में भी इसका है, ये इधर पंजाब गुजरात तक फैला हुआ था, इधर पंजाब हरियाणा तक फैला हुआ था, ठीक है, राजस्थान में भी इसका था। तो ये पूरा का पूरा इंडस वैली का जो है इलाका है, ग्राफ हम बता रहे हैं रफली आपको। तो ये पूरा का पूरा इंडस वैली जो था ये कनेक्टेड था। आप आज भी पढ़िएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो के बारे में पढ़िएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा ये सब नगर थे, रोपण, लोथल, कालीबंगा इत्यादि जो थे, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा सभ्यता था, सिविलाइजेशन था, मतलब लोग उस समय जो है मॉडर्न टाइप के एज में पहुंच गए थे। बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात है। और ब्रिक के मकान बनाते थे उस समय, ईंटा के मकान बनाते थे। तो उस प्रकार ये जो लोग थे, इनके बारे में बहुत सारे एक्सकेवेशन हुए हैं, खुदाइयाँ हुई है, और पाया गया है सब चीज़। तो ये जो जगह था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, यह आज प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया, आज का जो पश्चिमी एशिया का जो इलाका है, जैसे ये मान लीजिए कि ये है इंडिया का मैप, सॉरी देखिए, ऐसे जो भारत का है, और इधर अरेबियन सी है, इधर ही जाकर के अरब कंट्री है, फिर आगे ऊपर इधर अफ्रीका है। तो अफ्रीका से इसे मतलब जुड़ा हुआ था इधर से, ठीक है, और अफ्रीका से जुड़ा था और वेस्ट एशिया से जुड़ा था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया, आज पश्चिमी एशिया से जुड़ा था। करीब मोर देन ए मिलेनिया, करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा मात्रा में कॉरीज का मतलब क्या है, सी सेल्स, यानी चिट्टी कौड़ी जो समुद्र का होता है ना, ऐसे बनावट होता है आपको ये, और इसमें बीच में ऐसे रहता है। तो ये कौड़ी जो है, चिट्टी कौड़ीज, ठीक है, पाए गए हैं करीब 10 लाख से ज़्यादा मात्रा में। और इनका यूज कैसे होता था, किस काम के लिए होता था, तो एज ए करेंसी, यानी पैसा के रूप में इनका यूज होता था। चिट्टी कौड़ियों के माध्यम से लेन देन होते थे। एक्सकेवेशन हुआ है तो उसमें हड़प्पा संस्कृति की मुहरें भी बहुत पाई गई हैं, मतलब पहले के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के इत्यादि, और कौड़ियों का भी यूज हुआ है, तो कौड़ी भी पाई गई है। फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना, ईस्ट अफ्रीका। अब देखिए मालदीव से जुड़े थे भारत के लोग, और चाइना से जुड़े थे, और ईस्ट अफ्रीका से भी जुड़े थे, पूर्वी अफ्रीका, मालदीव और चाइना से जुड़े थे। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स may be traced as far back as the 7th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link. अब देखिए कब से इनका जुड़ाव था, कब से इन देशों से लगाव था, तो
द लॉन्ग डिस्टेंस, ये लंबा जो दूरी था, डिजीज़ कैरिंग जर्म्स का, यानी रोग फैलाने वाले जो जर्म थे, जो कीड़े थे, इनको बहुत पहले से देखा जा सकता है कि किस प्रकार लंबा दूरी को तय करके एक देश से दूसरे देश ये फैले हुए थे, गए थे। आज से बहुत पीछे यदि हम 7वीं सेंचुरी में देखेंगे, 7वीं शताब्दी में देखेंगे, तो उस समय से ही यानी 7वीं शताब्दी में ही इनका अवशेष पाया जाता है, 601 से 700 तक। उस टाइम में भी जो है एक देश से दूसरे देश जर्म के डिजीज जो है ट्रैवल किए थे। और 13वीं सेंचुरी यानी उसी समय से ये रूट जो है डेवलप था, चाइना से इंटरकनेक्ट होने का, ईस्ट अफ्रीका से इंटरकनेक्ट होने का, मालदीव से इंटरकनेक्ट होने का। तो 13वीं सेंचुरी तक तो ये जो रूट था अनमिस्टेकेबल हो गया, यानी कि कोई भी इसको भूलता नहीं था, सबको करीब करीब समझिए तो याद हो गया था अच्छी तरह से कि हाँ ये रूट है, कन्फर्म हो गया, सबको याद आ जाता था उससे। अब देखिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया है। देखिए अब ये जो दूसरा है, किस रूट की बात कर रहा है, 1.1 वाला जो टॉपिक है, तो उस रूट का नाम है सिल्क रूट, ठीक है, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग इसको बोलते थे। अब ये देखिए क्या चीज़ है, द सिल्क रूट्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये जो वाइब्रेंट ये जो सिल्क रूट थे यानी रेशम मार्ग थे, ये बहुत अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का, वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड का। यानी वाइब्रेंट का मतलब वाइब्रेट करने वाला, संचालित रहने वाला, प्री मॉडर्न ट्रेड का यानी कि आधुनिक युग आने से पहले जो व्यापार होता था उसके बहुत अच्छे ये उदाहरण हैं सिल्क रूट। अब इससे क्या था, कल्चरल लिंक ये क्रिएट करते थे, यानी एक देश से दूसरे देश के लोग इंटरकनेक्ट होते थे, अपना कल्चर शेयर करते थे, कैसे ऊपर मैंने बताया है, दुनिया के दूर दूर के भागों से जुड़ते थे। और ये जो नाम है सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। यानी इससे इस बात के महत्व का पता चलता है कि उस ज़माने में, उस समय में किस प्रकार जो है चाइना के जो सिल्क थे और सिल्क के बने हुए जो कपड़े थे उनका महत्व क्या था। सोचिए कि उनके नाम पर ही, सिल्क के नाम पर ही रास्ते का नाम बन गया है सिल्क रूट, तो उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था और वेस्ट के देशों में ज़्यादा था, ये बहुत एक्सपोर्ट होता था चाइना से। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाई सी, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and North Africa। और इस प्रकार से जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे रूट्स, ऐसे रास्तों का पहचान किया है सिल्क रूट का, जो कि ये जो रूट्स हैं बाई लैंड भी थे, मतलब ज़मीन से ज़मीन तक भी जाने वाले थे, बाई सी भी थे, समुद्री मार्ग से भी जाते थे, और ये रास्ते जाल की तरह बुन देते थे। बहुत सारे रूट थे, इन रास्तों का जाल बुना हुआ था, काफ़ी दूर क्षेत्रों तक फैले हुए थे और एशिया को जोड़ते थे, एशिया के ही कुछ पार्ट से और यूरोप से और नॉर्थ अफ्रीका से, उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। दे आर नोन टू हैव एक्सिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। अब देखिए ये जो रूट थे, जो रास्ते थे, ऐसा लगता है कि इनका अस्तित्व जो था, जो क्रिश्चियन एरा का मतलब बिगिनिंग हुआ, मतलब जो फर्स्ट ईस्वी का शुरुआत हुआ, इसी को क्रिश्चियन एरा बोलते हैं। आज 2022 है, 1 से लेकर, तो इसके शुरुआत से ही पहले से थे, इसके शुरुआत से ही पहले से थे। और ये जो थे करीब 15th सेंचुरी तक एक्सिस्ट में थे, 15वीं शताब्दी तक, 1401 से लेकर 1500 तक अस्तित्व में थे ये रास्ते जो थे, दिखाई देते थे। अब देखिए आगे, बट चाइनीज पोट्री ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट एंड डिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेज फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स, गुड्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस समय सिर्फ सिल्क ही नहीं चाइना से जाते थे, बल्कि चीन के बने हुए जो बर्तन थे, पोट्री थे, ये भी जो है इन्हीं रास्तों के माध्यम से, सेम रूट के माध्यम से जाते थे। टेक्सटाइल्स भी जाते थे, कपड़े भी जाते थे, मसालों का जो है आवाजाही होता था, भारत से मसाले का जो है एक्सपोर्ट होता था काफ़ी मात्रा में, और साउथ ईस्ट एशिया में ये सारी चीज़ें जो है भेजी जाती थी।
और बदले में उधर से बहुत ही कीमती मतलब धातु जैसे सोना और चांदी इत्यादि आते थे। व्यापारी ये सब ले जाके बेचते थे और सोने चांदी जो है बदले में उनको मिलता था। और इस प्रकार से यूरोप से ये सारी कीमती चीज़ें जो है एशिया में आती थी, व्यापारी बेचकर लाते थे। तो उनके लिए ये जो ट्रेड था बहुत ही बेनिफिशियल था, फायदेमंद था। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, हमेशा जो है कह रहा है कि हैंड इन हैंड देखिए फ्रेज है, माने हाथों हाथ। ट्रेड का जैसे एक्सचेंज हो रहा था, वस्तुओं को बेचते थे और दूसरा वस्तु लाते थे, तो कल्चरल एक्सचेंज भी उसी टाइम होता था। इधर का लोग मान लीजिए उधर गए कुछ सामान बेचने के लिए, बेचे। यहाँ का जो कल्चर है 20 दिन 1 महीना जितना दिन भी रहे तो यहाँ की बातें उसको सिखाए, और वहाँ की जो है कल्चर, चाहे कोई भी सॉन्ग हो या लैंग्वेज हो, रीति रिवाज हो, कपड़ा पहनने का स्टाइल हो, फूड हैबिट्स हो, सभी जो है अपना सिखाए, उनका लेकर आए, यहाँ के लोगों को फिर सिखाए। तो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल्ड दिस रूट टू एशिया एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स ए फ्यू सेंचुरीज लेटर। देखिए कह रहा कि सबसे पहले जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, यानी क्रिश्चियन धर्म के जो प्रचार करने वाले जो थे, वे सभी अवश्य ही कह रहा है कि इन्हीं रास्तों से जो है एशिया में आए। और उसके बाद जो है मुस्लिम जो प्रीचर्स थे, मुस्लिम धर्म को जो सिखाने वाले थे, वे भी बाद के शताब्दियों में इन्हीं रास्तों से आए। मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट्स। और इन दोनों ही रिलीजन से पहले, चाहे क्रिश्चियन रिलीजन वाले आए उधर से या इस्लाम वाले आए, तो इन दोनों से पहले जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, या जो बिहार वाला जो इलाका है, एक्चुअली तो बुद्धिज्म बिहार से ही स्टार्ट हुआ है, ये भी पूरब में ही है भारत का। तो यहाँ से जो बुद्धिज्म इमर्ज हुआ, स्टार्ट हुआ, ये पूरे दुनिया में फैला। इन सिल्क रूट के माध्यम से ही बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे प्रचार करने बौद्ध धर्म का गए, और इन सिल्क रूट के माध्यम से ही इस डिफरेंट रूट्स को इंटरसेक्ट करते हुए, काटते हुए इधर से उधर और आगे की ओर गए, और बहुत सारे देशों में बुद्धिज्म का जो है प्रचार किया। आज देखते हैं कि बुद्धिज्म जो है विभिन्न विदेशों में फैला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1.2 फूड ट्रेवल्स स्पेगेटी एंड पोटैटो। यहाँ पे एक स्टोरी बता रहा है कि किस प्रकार भोजन वाली जो चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो भी जो है एक वन प्लेस टू अनदर, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर ट्रेवल की। जैसे स्पेगेटी और पोटैटो। स्पेगेटी क्या है और पोटैटो क्या है? पोटैटो मतलब तो आलू होता है, स्पेगेटी यहाँ पे है खास करके पास्ता आप खाते होंगे, पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है, जो चाउमीन टाइप का ही लगेगा टेस्ट उसका, लेकिन वो जो है उसका बनावट जो है पाइप टाइप का रहेगा। कैसे पाइप टाइप का हो गया, इसका इमर्जेंस कहाँ से है, और कैसे ये चाउमीन से ही मिलता जुलता है, तो इन सारी चीज़ों को जो है इसमें समझेंगे हम लोग। फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। भोजन जो है यानी जो खाने वाली चीज़ें हैं, हमेशा ये इस चीज़ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, एग्जाम्पल बताता है कि लंबा डिस्टेंस कैसे जो है तय किया और किस प्रकार से कल्चरल एक्सचेंज हुआ। कल्चर का एक पार्ट फूड हैबिट्स भी है, और जो कपड़े का पहनावा है, लैंग्वेज है, ये सब कल्चर का पार्ट है। तो किस प्रकार से जो है कल्चरल एक्सचेंज हुआ, फूड हैबिट से ही पता चलता है। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रेवल्ड। जो भी व्यापारी थे या जो भी यात्री थे, उन लोगों ने क्या किया, नए नए फसलों को भी जो है इंट्रोड्यूस किया जहाँ पर जिस क्षेत्र में गए वहाँ पर। इवन रेडी फूड स्टॉप्स इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स। अब देखिए दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में, डिस्टेंट पार्ट्स में बहुत सारे ऐसे बने बनाए भी भोजन हैं जो आज बनते हैं, तो पता चलता है कि सेम ओरिजिन के हैं। दोनों का ओरिजिन जो है, उत्पत्ति जो है कॉमन है, एक तरह से उत्पत्ति हुआ है इस भोजन का, लेकिन इधर भी है उधर भी है। बताइए, एक तरह का भोजन एक इधर बन रहा है जहाँ चाइना में बन रहा है, और इधर इटली और यूरोप में भी बन रहा है। तो भाई ये कैसे है, कैसे एक तरह का उत्पत्ति वाला भोजन तो उतना दूर दूर देशों में बन रहा है, अब बहुत पहले से हैबिट में है। यानी कि ये एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में ट्रैवल जरूर किया है। अब यहाँ उदाहरण दे रहा है स्पेगेटी और नूडल्स का, यानी पास्ता और ये जो नूडल है मैगी वगैरह, इसका। इट इज़ बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। ऐसा विश्वास किया जाता है, हिस्टोरियंस ने ऐसा बिलीव किया है कि जो ये नूडल है
ये सबसे पहले गया पश्चिमी देशों में, यानी यूरोपियन कंट्रीज में गया, चीन से गया, और वहाँ पर जाकर इसने स्पेघेटी का रूप धारण कर लिया। स्वयं ही नहीं रूप धारण किया, लोगों ने इसको चेंज कर दिया, अलग शेप में चेंज कर दिया। अब देखिए कैसे। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टूक पास्ता टू 5th century Sicily an island now in Italy. Similar foods were also known in India and Japan, so the truth about their origins may never be known. अब देखिए एक चीज़ बता रहा है, थोड़ा सा कंफर्म बात नहीं है, और कंफर्म तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि शायद अरब के जो व्यापारी थे वो सबसे पहले पास्ता को ले गए 15वीं शताब्दी में ही ले गए, और कहाँ पर, सिसिली में ले गए। सिसिली क्या है, इटली का एक आइलैंड है, मतलब छोटा सा आइलैंड है जो पानी से गिरा है, समुद्र के बीच में है, और वहाँ पर ले गए। तो इसी तरह का सिमिलर फूड जो है आज इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में भी हम लोग चाउमीन, ये मैगी खाते हैं, जापान में भी इस तरह का फूड है। तो सच्चाई तो ये है कि इसके ओरिजिन के बारे में हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं। जापान में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में भी है, और इटली तरफ भी है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले कहाँ पर ये था? लेकिन लोगों का गेस ये है, हिस्टोरियंस का, कि अरब के ट्रेडर्स जो है 5th century में सबसे पहले चाइना से ले गए सिसिली। ठीक है। येट सच गेस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये हमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, सबसे पहले कहाँ था, लेकिन ये तो जरूर पता चलेगा गेस करने पर कि संभावना ये है कि लॉन्ग ट्रेड कल्चरल कॉन्टैक्ट था, लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट था, यानी लंबा दूरी से संपर्क था एक देश से दूसरे देश तक, तभी तो एक टाइप का भोजन जो है प्रचलित हुआ। लोग आते जाते थे, जरूर अपना कल्चरल एक्सचेंज किए हैं, फूड हैबिट्स एक्सचेंज हुआ है, फूड आइटम एक्सचेंज हुआ है, और ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड से ही हुआ है, आधुनिक दुनिया के बनने से पहले से ही हुआ है। अब देखिए हम आगे देखते हैं। मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन वेर नॉट नोन एज आवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5 centuries ago। देखिए भारत की बात कर रहा है कि हम लोग के इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉमन फूड हैं, जैसे कि आलू है, जैसे सोया है, जैसे ग्राउंड नट है यानी बादाम है, मक्का है, टमाटर है, मिर्च है, स्वीट पोटैटोज है यानी कि शकरकंद है। तो ये सारे जो फसलें हैं हमारे भारत के, जो हमारे पूर्वज थे, इनके बारे में बिल्कुल भी परिचित भी नहीं थे और जानते भी नहीं थे ये क्या है, कैसे होता है, ये सब नोन नहीं थे हमारे एंसेस्टर के द्वारा। करीब 5 centuries पहले यानी 500 सालों पहले दीज फूड्स वेयर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस accidentally discovered vast continent that would later become known as Americas। अब देखिए ये सब भोजन कैसे पूरे दुनिया में पॉपुलर हो गए, पूरे दुनिया में फेमस हो गए ये सारे फूड स्टॉप्स, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम तो आपने सुना होगा। ही हैड सर्च्ड USA, अमेरिका का खोज किया उसने। तो जब 5वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज किया, और सॉरी 5वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा है, मतलब कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने, है ना, 500 सालों पहले तो जानते नहीं थे हमारे पूर्वज, ये बात कर रहा है। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज किया जब US का, ठीक है, और क्रिस्टोफर कोलंबस जब खोज किया US का, और भी गलती से खोज कर लिया था, तब ये चीज़ें जो है एशिया में आ गई और बहुत सारे दुनिया में फैल गया वहाँ से, और एक बहुत विशाल कॉन्टिनेंट को उसने खोज लिया था जो कि अमेरिका के नाम से आज जाना जाता है। आप देखिए क्या है कि जैसे ग्लोब देखिएगा आप, ग्लोब तो पूरा दुनिया इधर है, पूरा दुनिया आपको इधर इधर मिलेगा, ठीक है, रसिया वगैरह सब, अफ्रीका वगैरह, अरेबियन कंट्री, इंडिया, सब चीज़, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सब चीज़ इधर मिलेगा। और उधर ग्लोब के उस साइड में आप देखिएगा कि US बिल्कुल पूरी दुनिया से उल्टा साइड में है, उधर कोई गया ही नहीं था, इससे पहले जाता नहीं था। तो सबसे पहले यानी कि यूरोप से, इस वाले क्षेत्र से उधर गया क्रिस्टोफर कोलंबस, और वहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखा, और इन सारी चीज़ों को लेकर सबसे पहले कहाँ गया, यूरोप में गया। यूरोप वाले लोग फिर इधर आए इंडिया की तरफ, तो वो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है आए,
और इस प्रकार से हम जो है इन फसलों से परिचित हुए। क्योंकि देखिए एक यूरोपियन आया, हमारे पास भी आया था, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था क्या नाम था बताइए, कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल फेमस नाम है, चलिए बता ही दे रहे हैं, उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर आया। सबसे पहले साउदर्न पार्ट में है, साउदर्न पार्ट में कालीकट है, इधर केरल का बंदरगाह है। और जामोरिन नाम के एक राजा थे, उन्होंने स्वागत किया उसका, वास्को डी गामा का व्यापार करने के लिए आया था वो। तो वो जो है इन सारी चीज़ों को, और भी बहुत सारी चीज़ें, फसल जैसे पपीता वगैरह का भी इसमें जिक्र नहीं दिया है, तो ये भी वेस्ट इंडीज से, ये भी वही लेकर के आया जो है, पोर्टुगीज था, पुर्तगाल का था, जो कि यूरोप में एक छोटा देश है, तो वहाँ से लेकर के आया और हम जो है इन सभी चीज़ों से परिचित हुए। हियर वी विल यूज अमेरिका टू डिस्क्राइब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन। अमेरिका का अर्थ यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड। क्योंकि जो है अमेरिका क्या है, एक देश का नाम नहीं है, यह एक पूरा का पूरा जो है कंटिनेंट है, समझे, पूरा का पूरा जो है ये भी इस टाइप का है। सॉरी देखिए थोड़ा बढ़िया नहीं बन रहा है, ये भी एक कंटिनेंट है, ये भी इंडिया टाइप का ही ऐसे 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 जुड़ा है, और इधर उधर उत्तर में एक नॉर्थ अमेरिका है। तो पूरा का पूरा ये कंटिनेंट है यूएस, और इसमें टोटल 50 स्टेट्स हैं और 2 पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये साउथ अमेरिका पूरा है इधर, और इधर नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो दोनों अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड है बीच में, तो सबको मिलाकर की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। इनफैक्ट मैनी ऑफ आवर कॉमन, अब देखिए साउथ अमेरिका जो है ना, इसी को लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है आज। इनफैक्ट मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स एज अमेरिकन इंडियंस। बहुत सारे हमारे फूड कॉमन फूड्स जो हैं, जो कि हम लोग आज खाते हैं, उसको वास्तव में ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो हैं, वास्तविक जो निवासी हैं अमेरिका के, उन लोगों के पास से आया, जिनको हम लोग अमेरिकन इंडियन बोलते हैं। उन्हीं को रेड इंडियन भी बोला जाता है। क्योंकि देखिए इंडिया का खोज करने चला था, कौन चला था, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा चला था इंडिया का खोज करने, और चला गया कहाँ पर, तो वो चला गया वेस्ट इंडीज में चला गया, जो कि साउथ अमेरिका में एक देश है। और वेस्ट इंडीज में जो चला गया वो, तो उसी को इंडिया समझ लिया था वह। लेकिन कुछ वहाँ के लोगों को इंडियन कहने लगा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि अरे ये तो इंडिया नहीं है। जब इंडिया आ गया वो केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए, यानी अफ्रीका का ये जो देखिएगा ना ऐसे ऐसे है पूरा एकदम, तो इधर यूरोप है इधर, तो इधर से ऐसे घूमते घूमते अफ्रीका के केप को पार करते हुए, और फिर इंडिया यहाँ पर है, इधर छोटा सा ऐसे इंडिया है यहाँ पर, और इधर चाइना वगैरह है। तो यहाँ पर ऐसे पार करते हुए इसी को केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। केप का मतलब होता है द लैंड मास सराउंडेड बाय 3 साइड्स फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से जो 3 तरफ से घिरा उसी को केप बोलते हैं। जैसे इंडिया का जो है साउदर्न पार्ट है, केप कोमोरिन कहलाता है। तो पूरा एक केप को जो पार करते हुए आया इंडिया, लंबा रूट खोजा। पहले इधर लैंड रूट से आते थे, ऐसे आते थे लैंड रूट से ही, लेकिन जिस समय यहाँ पर बेजेंटाइन एम्पायर हो गया था, अब्बासियों का जो राज्य चल रहा था वहाँ पे अरेबियन साइड में, तो ये लोग आना बंद कर दिए थे, लाना मतलब इन लोग का एंट्री बंद कर दी थी यूरोपियन का, कि आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग अब ट्रेड करेंगे, मतलब एशिया के साथ में, इंडिया के साथ में। तो ये इधर से घूम करके आखिर रास्ता जो है खोज ही लिया कि अब इंडिया से हम लोग ऐसे ट्रेड करेंगे। तो ये क्या किया, जो वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस कहता था, वेस्ट इंडीज़ के लोगों को, और इंडियन कहता था, और उस देश को इंडिया मान लिया था। लेकिन जब इंडिया आया तो सोचा कि ये तो दूसरा इंडिया है, लेकिन वहाँ के लोग बाद में जा चल के रेड इंडियन कहलाने लगे। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो थे अमेरिका के, आप कहानी समझिए अभी, वही लोग थे, उन्हीं लोग ये सब चीज़ों का खेती करते थे, वहाँ से ये सब चीज़ें आया। समटाइम द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। यूरोप्स पुअर बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो। देखिए कभी कभी क्या होता था कि जैसे नए नए फसल आते थे मार्केट में, नया फसल का खोज हुआ, पूरे दुनिया में फैल गया, तो ये नए फसल क्या करते थे कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के जीवन और मौत से जुड़ जाते थे, यानी जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देते थे। कहने का मतलब लोग उसी फसल पर काफ़ी डिपेंड हो जाते थे, काफ़ी उसी फसल को खाते थे, तो जीवन को तो प्रभावित कर रहा है। अब वो फसल की कमी हो जाएगा तो मर भी जाएंगे, उसके कमी में भूखे मर जाएंगे, तो इस प्रकार वो डेथ को भी प्रभावित करेगा।
तो यूरोप के जो बहुत सारे जो गरीब थे उन लोगों ने अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया, यानी काफ़ी भोजन उन्हें मिलने लगा, जो कि यूरोप में कुछ होता था नहीं, बर्फ़बारी पड़ जाता था। अब बर्फ़ पड़ने के चलते बहुत सारे फसल नहीं होते थे, मतलब गेहूं का भी फसल बर्बाद हो जाता था। लेकिन आलू जब से आया तो ज़मीन के अंदर होता था तो बर्बाद नहीं होता था, बर्फ़ पड़े ऊपर तो भी कभी हो जाता था, कम बर्फ़ हुआ तो, ऐसे ज़्यादा बर्फ़ होगा तो ये भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बहुत हद तक आलू मिलने से क्या हुआ कि उस पर ज़्यादा डिपेंड हो गए यूरोप के बहुत सारे गरीब लोग, और उनको भी अब भरपेट भोजन मिलने लगा। अब देखिए यहाँ पे आयरलैंड की बात कर रहा है। द पुअरेस्ट पीजेंट्स became so independent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation. देखिए यूरोप में एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड में क्या हुआ, वहाँ के जो गरीब जो किसान थे, जिनके पास एकदम ज़मीन नहीं था या ज़मीन थोड़ा छोटा मोटा पैच ऑफ लैंड था, तो वे इतना ज़्यादा मतलब डिपेंड हो गए पोटैटो पर, निर्भर हो गए आलू पर, कि एक साल क्या हुआ, मतलब 1840 के बीच में, कि आलू का फसल डिजीज़ के चलते डिस्ट्रॉयड हो गया, पूरा रोग लगने के चलते फसल ही नष्ट हो गया। और उस फसल के नष्ट होने के चलते आयरलैंड में 1840 के बीच में सैकड़ों हजारों लोग मर गए, स्टारवेशन से मर गए, यानी भूखमरी से मर गए। आलू ही मुख्य था, यानी सोचिए जैसे हम लोग आज गेहूँ चावल पर डिपेंड है, वैसे आलू पर डिपेंड थे। आलू का फसल नष्ट, अब बहुत सारे लोग मर गए। अब देखिए यहाँ पे एक बता रहा है कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जीत, विजय, और रोग और व्यापार, तीनों कैसे इंटरकनेक्टेड है। जीत का संबंध यहाँ पे है कि जैसे बहुत सारे देश एक दूसरे देश में गए और वहाँ को जीता और उस पर जो है अपना शासन जमा लिया। भारत भी वैसे है, कॉलोनाइज था, इंग्लैंड का कॉलोनी था। और रोग भी कैसे फैले और व्यापार भी कैसे हुए, और इन देखिए व्यापार का और रोग का योगदान है जीत कराने में, कन्क्वेस्ट कराने में। इसी चीज़ को इस टॉपिक में जो है समझाएगा, क्योंकि इतने भी बहादुर नहीं थे यूरोपियन कि सभी को जीत लिए। उनका भाग्य भी साथ दिया, लोगों को रोग भी पकड़ा, और व्यापार के माध्यम से पहले आकर के फुसलाए कि व्यापार करेंगे, और फिर बाद में धीरे धीरे वहीं के लोगों को मिला करके राजा बने। भारत की कहानी आप जानते हैं, भारत में तो ऐसे ही हुआ, ट्रेड करने आए थे, राजा बन गए, और किस प्रकार से कुछ देशों में गए जहाँ लोगों में रोग फैला दिए, वो लोग बहुत सारे उस रोग को टॉलरेट नहीं कर पाए, कमज़ोर हो गए, मरने लगे, और इस प्रकार वो कम सेना के माध्यम से ही जीत गए और इस प्रकार शासन किए। तो देखिए आइए हम इसको पढ़ते भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि कैसे इसमें है। आइए टॉपिक पे। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America। देखिए कह रहा है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी आधुनिक दुनिया बनने से पहले, ये दुनिया सिमट गई थी, पूरा श्रैंक कर गई थी, नज़दीक में हो गया था। कैसे हो गया था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया था 16वीं शताब्दी में, जबकि यूरोप के जो सेलर्स थे, जो कि नाविक थे, उन लोगों ने समुद्री मार्ग का पता लगा लिया था एशिया आने का, कि किस प्रकार एशिया आना है। बिल्कुल सफलतापूर्वक जो है आ भी गए थे, वेस्टर्न ओशियन को पार किया, पश्चिमी समुद्र को पार किया, और इस प्रकार अमेरिका चले गए थे वो समुद्र को पार करके। फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशियन हैड नोन ए बस्लिंग ट्रेड विथ गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर्स। अब देखिए कह रहा है कि शताब्दियों पहले की बात है, जिस समय की जो इंडियन ओशियन था, जो हिंद महासागर था, उस समय बहुत ही प्रसिद्ध था अपने एकदम व्यस्त व्यापार के लिए। खूब व्यापार होता था यहाँ पर, वस्तुओं का भी आवाजाही होता था, लोगों का भी आवाजाही होता था, ज्ञान का भी आवाजाही होता था, यानी खूब मिशनरीज भी आते थे अपने धर्म का प्रचार करने, और कस्टम और ट्रेडिशन का भी आदान प्रदान वहाँ होता था। और इस प्रकार इस पानी वाले रास्ते के माध्यम से ही क्रिस क्रॉसिंग करते हुए, काटते हुए एक दूसरे के रास्ते को, और लोग बहुत सारे आते थे। द इंडियन सब कंटिनेंट, यहाँ इंडियन सब कंटिनेंट का मतलब है जैसे भारत और इसके सभी पड़ोसी देश, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है, ये सब मिलाकर के जो है इंडियन सब कंटिनेंट कहलाते हैं। वाज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क। ये मुख्य थे ये सभी देश, ये सारे जो व्यापार होते थे एंशिएंट टाइम में, इसके मतलब मेन नेटवर्क के मेन क्षेत्र थे। इधर से ही सब रास्ते थे और इंडियन ओशियन तक आने का, और इधर से ही सभी आते थे, जाते थे, ले जाते थे। द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस हेल्प्ड एक्सपेंड और रिडायरेक्ट सम ऑफ दिस फ्लोज
टुवर्ड यूरोप। तो जिस समय से यूरोपियन लोगों ने एंट्री मारा इस क्षेत्र में, वे आए, तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सहायता मिली विस्तार होने में रास्ते का। और इस प्रकार वे लोग आए तो गए भी यूरोप, और 2-4 बार 10 बार आए गए, तो इस प्रकार यूरोप तक भी इस सब कंटिनेंट को पहुंच बनाने में, रास्ते पाने में सहायता मिली उनके आने जाने से। बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. But from the 16th century, its vast land and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. देखिए ये बहुत ही बढ़िया बात कर रहा है, अब इसको समझिए। कह रहा है कि अमेरिका का जिस समय डिस्कवरी नहीं हुआ, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस जब वहाँ गया नहीं, यूरोप के लोगों को बताया नहीं कि भाई देखो यहाँ भी अमेरिका भी देश है, तो उससे पहले वो पूरे दुनिया से कटा हुआ था। हमने बताया कि ग्लोब पर किस प्रकार ये उल्टा साइड में था, रेगुलर कांटेक्ट में नहीं था पूरा दुनिया का, और किस प्रकार पूरा दुनिया से कटा हुआ था, मिलियन सालों से कटा हुआ था बच्चा लोग, बहुत एकदम मतलब 10 लाख सालों से भी समझिए, तो जानते ही नहीं थे लोग कि उधर देश है, वो भी नहीं जानता था कि इधर पूरा दुनिया है। लेकिन क्या हुआ कि जो 16th सेंचुरी आया, 16वीं शताब्दी आया, उस समय खोज हो गया इसका। तो इसका जो विशाल ज़मीन था, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती थी, अमेरिका में ये सब फसलें तरह तरह की होती थी, और इसका बहुत सारा जो मिनरल था, इन मिनरल्स ने, इन फसलों ने और इसका विशाल ज़मीन ने यूरोपीय वहाँ भी जाकर कब्जा किए थे और लोकल लोगों को भगा दिए थे, और इस प्रकार अपना सब चीज़ पर दबदबा जमाए थे, मिनरल्स पर, क्रॉप्स पर इत्यादि, लैंड पर। तो ये सारी चीज़ें जो है पूरे दुनिया को के जीवन को बदल दिया। वहाँ से सारे फसलें, सारे जो है खनिज सब आने लगी, पूरा दुनिया में फैलने लगा, पूरा दुनिया के जीवन को प्रभावित किया यूएस के इन सारी चीज़ों ने। प्रीशियस मेटल्स पार्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको ऑल्सो इनहेंस्ड यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विथ एशिया। अब देखिए क्या कर रहा है कि जो कीमती धातु थे, खास करके चांदी जो थे, जो कि वहाँ के खानों में पाए जाते थे, पेरू में और मेक्सिको में, ये दोनों देश जो है साउथ अमेरिका में है। आज भी मेक्सिको जो है दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है, इस बात को जान लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादन जो है मेक्सिको में होता है, और सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन जो होता है साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में होता है। तो ये जो देश हैं, यहाँ पर इन जो कीमती चीज़ें मिली, कीमती धातु, उससे पूरे यूरोप का मतलब धन बढ़ गया, और वो धन ने जो वहाँ से लाकर लूट बांट कर लाया वे लोग, एशिया के साथ व्यापार करने में वहीं से लिया हुआ धन उन लोगों का मदद किया। लेजेंड्स स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ, मैनी एक्सपेडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। देखिए बहुत सारे लीजेंड्स, झूठी कहानियाँ ऐसी फैली हैं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर में, झूठा कहानियाँ फैला साउथ अमेरिका के बारे में कि साउथ अमेरिका में अरे बड़ा धन है, खूब वहाँ धन है, एकदम सोना चांदी भरा हुआ है। भाई चलो, इस सब का काम था यूरोप वाला का, जाओ और लूटो खूब, दूसरा जगह से लाओ, है यहाँ धन है तो लूट के ले आओ, फैक्ट्री लगाया दूसरा के बल पर, नोच नाच के लाओ, भारत से जा करके जो है दहने से, अफ्रीका से कपास ले आओ, कोयला ले आओ, गेहूँ ले आओ, यही 3 चीज़ के चलते, या कपड़ा वाला व्यापार करने के चलते बहुत सारे लोगों को जो है गुलाम बनाया कि हमारा फैक्ट्री बंद न हो, लगातार चलते रहे। तो इस सब का काम था, अपने तो कुछ था नहीं। अब देखिए, तो इस प्रकार का काम जो है, जब सुना कि खूब धन है वहाँ पर, तो बहुत सारे एक्सपेडिशन हुए। एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है, साहसिक यात्राएं हुई, जैसे भोयाज है, भोयाज का मतलब समुद्री यात्रा, एक्सपेडिशन मैंने साहसिक यात्रा हुई बहुत सारे, क्योंकि यात्रा उसमें बहुत साहसिक था बच्चा लोग। समुद्र में सोचिए, एक नाव के माध्यम से, कब आएगा तूफान उलट के पलट देगा, सब जाने डूब जाएंगे, और वैसे में जाना और पहाड़ों को ही पार करना, जो पासेज होते थे, 2 पहाड़ों के बीच जो गैप होते थे, दर्रे होते थे बर्फ़ वाला, और उसको पार करके चल जाना। अब देखिए वास्को डी गामा का ही देखिए हाल कि पूरा केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए इंडिया आ गया, समझ रहे हैं। आजकल के आदमी मर जाएगा ऐसे ही डरे, बाप रे इतना बड़ा समुद्र है, कैसे ही क्रॉस करके जो है जाना है, कहाँ एक भी आदमी बीच में मिलेगा नहीं, उतना थोड़े ट्रेड प्रचलित होगा, बड़ा बड़ा आजकल के जो है जैसा जहाज़ थोड़े चलता होगा, और वो जो है आ गया, कितने सालों लगा होगा। तो ये बहुत ही एक्सपेडिशन था, यानी कि ये साहसिक यात्राएं थी। और इस तरह की यात्राएं हुई किस फेरा में, देखिए एल डोराडो कोई शहर पता चला क्या है, और फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड है, यानी खूब धन वहाँ सोना है,
चलो उस शहर को देखें और वहाँ से खूब सोना हम नोच नाच के लूट के ले आएँ। द पुर्तगीज एंड स्पेनिश कंक्वेस्ट्स एंड colonization of America was decisively underway by the mid 16th century। अब देखिए जो पुर्तगाल वाले थे, पुर्तगाल का ही वास्को डी गामा था, और जो स्पेन वाले थे, इन लोगों का जो कन्क्वेस्ट हुआ, जो जीत हुआ और जो कोलोनाइजेशन किया इन लोगों ने अमेरिका में जाकर के जो है वहाँ की ज़मीन हड़प के वहाँ शासन किया, ये मुख्य रूप से मिड 16th सेंचुरी में ये सब काम हुआ, 16वीं शताब्दी के बीच में, 1550 के करीब में। यूरोपियन कन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, इन फैक्ट द मोस्ट पावरफुल weapons ऑफ द स्पेनिश कन्क्वेरर्स वाज नॉट ए कन्वेंशनल मिलिट्री weapon एट ऑल। देख रहा है कि जो यूरोप वाले थे, यूरोप वाले लोग जो वहाँ जीत हासिल किए अमेरिका में, ये नहीं कि उनके पास बहुत ही सुपीरियर गन था, खूब बढ़िया हथियार था और इससे जीत गए, फायर वाला आग वाला पटाखा था, गन था, ऐसा कुछ नहीं था। और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हथियार स्पेन वालों के पास था जिसके चलते वो जीते, ऐसा भी नहीं था। बहुत ही पावरफुल मिलिट्री सेना थी, ऐसा भी नहीं था। कैसे तब जीता भाई? इट वाज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन्स। उनके पास कीटाणु थे, बहुत ही रोगी था ये सब, खूब ही सब को जो है स्मॉल पॉक्स पकड़ा हुआ था, चेचक, और ये सभी जो गए यूएस में तो अपने साथ ये सारे स्मॉल पॉक्स के कीटाणु लेकर के गए, इसके जो पर्सन थे स्पेन के और जो पुर्तगीज के, और अपने साथ ये सब रोगाणु लेकर के गए। और बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग जाइए 1 मिनट, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिकाज ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीज दैट केम फ्रॉम यूरोप। बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन के चलते, यानी लंबे समय से वो अमेरिका क्या था, कटा हुआ था पूरा दुनिया से, आइसोलेटेड था, इसी को आइसोलेट बोलते हैं। तो इसके चलते क्या था, वहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, जो मूल निवासी थे अमेरिका के, उनके पास तो कोई रोग था नहीं, दुनिया में कहाँ से आएगा, कोई जा नहीं रहा वहाँ पर, तो रोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता थी नहीं। रोग होता रहेगा तो बर्दाश्त करने का क्षमता भी डेवलप हो जाएगा, शरीर जो है इम्यूनिटी पावर डेवलप कर लेता है, लेकिन इम्यूनिटी था नहीं। अब ये जो स्मॉल पॉक्स हुआ, इससे ही बताइए यूरोपवासी लेकर के आए, अब बहुत सारे बेचारे मरने लगे, पार्टिकुलरली प्रूव्ड ए डेडली किलर, उनके लिए जानलेवा साबित हुआ रोग। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट स्प्रेड डीप इनटू द कंटिनेंट अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियंस रीचिंग देयर। एक बार यह रोग जो फैल गया पूरे कंटिनेंट में, पूरे महादेश में, पूरा गहराई तक फैला, जहाँ जहाँ यूरोपियन गए तहाँ था। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज पेविंग द वे फॉर कन्क्वेस्ट। इसने वहाँ के बहुत सारे समुदाय को, बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया और यूरोपियों के जीत का मार्ग जो है प्रशस्त किया। यूरोप वाले अब वहाँ के आदमी खूब मर जाएंगे, रोगियाइले रहेंगे, तो क्या होगा, आसानी से सब जीत जाएगा। गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स। देखिए गन खरीदा जा सकता था और इस प्रकार से उनको कैप्चर करके या उनके खिलाफ लड़ करके आक्रमणकारियों के खिलाफ और जो है बचा जा सकता था। बट नॉट डिजीजेज सच ए स्मॉल पॉक्स टू विच द कन्क्वेरर्स वे आर मोस्टली इम्यून। लेकिन अब इस रोगाणु के खिलाफ कैसे लड़िएगा, इतना जल्दी डिस्कवरी कर लीजिएगा इसके इलाज को, 10 दिन में ही मर जाइएगा, तो इससे लड़ा नहीं जा सकता था। और जिसके चलते जो यूरोपियन कन्क्वेरर्स थे, जो विजय करने वाले थे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डेवलप था, हमेशा चेचक फेचक होता था, वो मरेगा नहीं, उसको थोड़ा कष्ट होगा बस, और ये बेचारे मर जाते थे। अंटिल द 19th सेंचुरी पोवर्टी एंड हंगर वेयर कॉमन इन यूरोप। 19वीं शताब्दी तक देखिए क्या था, यूरोप में जो गरीबी था, जो भुखमरी था, बहुत ही सामान्य सी बात थी, बहुत सारे गरीब थे। सिटीज वेयर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज वेयर वाइड स्प्रेड। शहरें बहुत भीड़ भरी थी, लोग खूब शहर में माने हो गए थे जनसंख्या, और रोग भी खूब लोगों में फैला था, एकदम चारों तरफ फैला था। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स वेयर कॉमन। धार्मिक टकराव जो है आम बात थी, धर्म के नाम पे लोग लड़ते थे। क्रिश्चियन तो सब था उधर, क्रिश्चियन आज भी है, लेकिन उसी में प्रोटेस्टेंट और कैथलिक कर लिए थे, आपस में खूब लड़ रहे थे यूरोप वाले। तो इसमें भी होता था धमकी कि तुम प्रोटेस्टेंट नहीं बनोगे या तुम कैथलिक नहीं बनोगे तो तुमको जान से मार देंगे। इसी फिर हम भागते थे, जो है ऊपर आप पढ़े शुरू में कि किस प्रकार जो है वो एग्जीक्यूशन से, मतलब जान मारने से बचने के लिए भागते थे।
रिलीजियस डिसेंटर्स वेयर परसिक्यूटेड, जो रिलीजियस डिसेंटर थे, डिसेंटर का मतलब यहाँ पे है कि धर्म को यदि स्वीकार नहीं करोगे, दूसरे धर्म को मानोगे तो वो रिलीजियस डिसेंटर हुआ, है ना, मतलब उसको दोषी ठहराया गया कि तुम दूसरा धर्म मान रहे हो। तो अस्वीकार करने वाले जो थे उनको परसिक्यूट किया जाता था, मुड़ी काटा जाता था, पकड़ के दंडित किया जाता था, तो वे भागते थे। थाउजेंड्स ऑफ देयर फॉर फ्लेड यूरोप फ्रॉम अमेरिका, और इसी सब से बचने के लिए हजारों मात्रा में लोग जो है यूरोप से भागे कहाँ पर गए, अमेरिका में गए। हियर बाय द 18th century प्लांटेशंस वर्कड बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका वेयर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। देखिए, तो अब अमेरिका में जाकर ये सब क्या काम शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, वहाँ प्लांटेशन, पौधों को रोपना, ऐसा ऐसा पौधा जो यूजफुल है। और कैसे रोपेगा, ऐसा भी नहीं है कि ये सब बहुत मेहनत करने वाला है, कामचोर है, देखिए दूसरे को ही बेवकूफ़ बनाने वाला है। स्लेब्स को कैप्चर करना शुरू किया, यानी कि जो है जो स्लेब हैं, जो दास हैं, गुलाम हैं, उनको पकड़ना शुरू किया। कहाँ से, तो अफ्रीका से, और वहाँ से लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाके अमेरिका में ले जाके और कॉटन उपजाना शुरू किया, कपास का खेती करना, शुगर का खेती करना, यानी कि जो है ईख का खेती करना, शुगर निकालना। किस लिए ये सब उपजा रहा था, यूरोपियन मार्केट के लिए, यूरोप में इन चीज़ों को बेचने के लिए अमेरिका में उपजा रहा है यूरोप के लोग, और अफ्रीका के लोगों की सहायता से अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना के उनसे ये सब खेती करवा रहा है। Until well into the 18th century, चाइना एंड इंडिया वेयर एमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। देखिए किस प्रकार ये सब गरीब हो गए, और देखिए उस समय कैसे थे। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक जो चीन था और जो भारत था, ये दोनों जो देश थे दुनिया के सबसे धनी देशों में थे। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, और एशिया भर में व्यापार में प्रधान थे, मेन पोजीशन था इनका। इंडिया से जाता था बहुत सारा मसाला, और सिल्क के यहाँ से भी जाते थे कपड़े कुछ, लेकिन चाइना सिल्क में जो है नंबर 1 था। चाइना से पोट्री भी जाते थे, बर्तन भी, और इंडिया से ज्वेल्स भी जाते थे, गहने भी जाते थे, और सूती का कपड़ा यहाँ का बहुत टॉप क्लास का होता था लंबे समय तक। ये पढ़े होंगे हिस्ट्री क्लास 8 में, इसका इतिहास ही लंबा दिया है। तो जिस प्रकार चाइना सिल्क में नंबर 1 था ना, इंडिया जो है कॉटन कपड़ा में नंबर 1 था। तो इंडिया से कॉटन खूब ज़्यादा था, और जो है मसाले जाते थे, चाइना से पोल्ट्री और जो है रेशम वाले कपड़े जाते थे। तो व्यापार में जो है मतलब ट्रेड में बहुत टॉप थे। हाउएवर फ्रॉम द 15th century चाइना इज सेड टू हैव रेस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। देखिए 15वीं शताब्दी से, अब तो जलन न हो जाएगा भाई, धनी कैसे रहेगा। चाइना को दुनिया के मार्केट से काट दिया गया, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, तुम इधर नहीं बेचोगे, इधर नहीं आओगे, और इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि आइसोलेटेड हो गया, पूरा दुनिया से व्यापार से कट गया, तो गरीब हो जाएगा, व्यापार बंद हो गया। तो चाइनाज रिड्यूस्ड रोल एंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिकाज ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड्स। चीन का महत्व घट गया दुनिया के व्यापार में, और किसका महत्व बढ़ गया, अमेरिका का नया नया खोज हुआ, तो अमेरिका से ही हर चीज़ आने लगा, जाने लगा उधर ही, तो उसका व्यापार में महत्व दुनिया के बढ़ गया। तो पूरे दुनिया का व्यापार का जो है फ्लो उधर ही अब शिफ्ट होने लगा। यूरोप नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और यूरोप जो है दुनिया के व्यापार का केंद्र बन गया, क्योंकि यूरोप में ही तो सब सामान अमेरिका से जा रहा है उपजाकर, अब वहाँ से सामान बनकर उसका प्रोडक्शन हो करके दुनिया में बेचाने जा रहा है, सारा पैसा यूरोप में जा रहा है, और फिर यूरोप से पैसा अमेरिका में जा रहा है। किस लिए, लेबर सबको देने के लिए जो काम कर रहा है, या जो वहाँ पर कंपनी के फैक्ट्री लगाए हैं, जो वहाँ ओनर्स हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ ट्रेड और फ्लो ऑफ पीपल होने लगा। अब देखिए आगे ये देखिए, ये नेक्स्ट आ गया टॉपिक ना 2 आ गया, द 19th century 1815 to 1914। अब देखिए बच्चा लोग, बहुत ही नाइट हो गया, नाइट में हम आपको ये बता रहे हैं, और टाइम बहुत हो गया है, टाइम करीब मैं बता दूँ आपको कि 11:20 हो गया है, 20 minutes past 11। तो चलिए अब हम इतना ही पर छोड़ देते हैं आज, और फिर हम लोग कल मिलेंगे, कल इवनिंग में मिलेंगे। कल मतलब हो सकता है कि 8 बजे या 9 बजे, 8 से 9 के बीच में कभी भी, ये इसी टॉपिक पर मिलेंगे, और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। इस वीडियो को देखिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को जो है कल शाम में इसका पार्ट जारी रहेगा। 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये पार्ट में बन जाए, मतलब ज़्यादा लेंथ नहीं लेंगे। डिटेल समझना है तो देखिए टाइम लगेगा,
तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको लाइक शेयर जो भी करना है, जो भी फ्रेंड्स हैं एकदम बढ़िया से एकदम खूब शेयर कीजिए भाई, सबको बेनिफिट पहुंचाइए, और चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। लाइक हम तो ये बोलेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, शेयर कीजिए वीडियो को थोड़ा, तब मन लगेगा। और आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे कि पूरा सोशल कवर कर दें, पूरा इंग्लिश भी कवर करेंगे, उसमें भी जो रिक्वायरमेंट होगा बोलिएगा, उस कमेंट बताइएगा हमको, उससे कंसर्न जो है वीडियो आपको हम देंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी आप सजेशन चाहते होंगे, क्वेश्चन भी चाहते होंगे, कमेंट में लिखिएगा, उसका आंसर हम डील करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे पॉइंट जो 2 है इसका, द 19th सेंचुरी 1815 to 1914 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड नाइट।